हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से देहरादून स्टडी पॉइंट पे। मैं हूं मोहित सिंह रावत। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर ग्राम विकास अधिकारी का जो पेपर है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। और यह हमारी पेपर सीरीज की जो सोल्व सीरीज है, यहाँ पर यह है 20 पेपर हमें आपको सोल्व करवाने हैं जनवरी 2023 से पहले पहले। और यहाँ पर आज हमारा चौथा पेपर है, यानी चौथा नंबर का पेपर है। और देखिए दोस्तों, यहाँ पर 4 दिसंबर 2021 को ये पेपर हुआ था। और यूकेपीएससी आपके आने वाले एग्जाम में इन प्रश्नों को देखकर ही आने वाले एग्जाम में पेपर सेट करेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। 2021 के जो पेपर है यूकेएससी के, यूकेपीएससी के, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों आज की अपनी क्लास। और उससे पहले आपको बता दें कि कल के लिए आपके जो क्लास आएगी दोस्तों, वहाँ पर आपको अगस्त महीने और सितंबर महीने के 40 करंट अफेयर देखने को मिलेंगे। तो अगस्त 2021 और सितंबर 2021 के 40 करंट अफेयर आपको देखने को मिलेंगे, यानी 20-20 का सेट मिलेगा। और इसके अलावा दोस्तों, हिंदी की क्लासेस भी आपके लिए कल आएगी, जहाँ पे हमें जो 15 इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो कवर करने हैं। देखिए यहाँ पे पूछा है अब कि परिमिति का आशय क्या है। तो परिमिति का आशय आपको पूछा है कि अल्प बुद्धि की व्यापकता, मर्यादा या फिर सूक्ष्म। तो राइट आंसर की बात करें तो यह आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बुद्धि की व्यापकता। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है। और एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रख लेना, कुछ इंपॉर्टेंट शब्द है जो पूछे जा सकते हैं। इनमें से यूकेएससी आपको निर्निमेष पूछ चुका है, कृतज्ञ आपको पूछ चुका है, कृतज्ञ आपको पूछ चुका है, कृकंत व्यमूढ़ आपको पूछ चुका है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर श्लाघ्य की बात करें तो प्रशंसनीय होता है। प्रवंचना का मतलब धोखाधड़ी होता है। निर्निमेष कहते हैं जो बिना पलक झपकाए होता है। और मकरंद फूलों का रस। तारतम्य की बात करें तो किसी घटना या कर्म की जो आवृत्ति होती है उसे तारतम्य कहते हैं। कृतज्ञ जो उपकार को नहीं मानता है, कृतज्ञ जो उपकार को मानता है यानी आभारी। और कृकंत व्यमूढ़ यानी ऐसी स्थिति जब समझ नहीं आता कि क्या करें क्या नहीं करना है, यानी दुविधा की स्थिति यहाँ पर यह है। क्वेश्चन नंबर 2 है और पूछा गया है कि सिफारिश किस भाषा का शब्द है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है और सिफारिश की पूछी गई है कि सिफारिश किस भाषा का शब्द है। तो राइट आंसर की बात करें तो यह मिलेगा ऑप्शन नंबर सी, अरबी भाषा का ये शब्द है। और एक चीज़ दोस्तों यहाँ पर ध्यान रख लेना, अरबी भाषा के कुछ इंपॉर्टेंट शब्द है जो बार बार पूछे जा सकते हैं आने वाले एग्जाम में। कि मशहूर वकील ने अदालत में शराब पीकर मुकदमा गरीब का लड़ा, यानी आप ऐसे देखना कि मशहूर वकील ने अदालत में शराब पीकर गरीब का मुकदमा लड़ा, लेकिन अमीर जज ने अखबार पढ़ते हुए उसे अगले मानसून की तारीख दे दी है। ये हमने एक ट्रिक बनाई थी। और ट्रिक की बात करें दोस्तों, आप भी इसे ट्रिक को याद कर सकते हो। और अरबी भाषा के जो शब्द हैं जो रेड कलर में लिखे हैं, इससे आप इसे याद भी कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 2 ये है। और अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। गोधुली कहते हैं। देखिए गोधुली किसे कहते हैं। तो गोधुली जो कहते हैं वह होता है शाम का समय जब पशु चरकर घर लौटते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी होगा। निम्नलिखित में से दो प्रयुक्त उपसर्ग किसमें है। देखिए दो उपसर्ग का प्रयोग किसमें हुआ है। तो देखिए दोस्तों, जो दो उपसर्ग का प्रयुक्त हुआ है ना, ये हुआ है ऑप्शन नंबर, जी हाँ ऑप्शन नंबर की बात करें सी में हुआ है, समलोचना में हुआ है। सम धन आ धन लोचना। लोचना मूल शब्द होता है, यानी देखना, देखने के लिए इसका यूज होता है मुख्यतः। और सम धन आ धन लोचना। तो यहाँ पर ये है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 कि यह विचार मेरे मन में अचानक आया, इस वाक्य में क्रिया विशेषण शब्द क्या है। और छठा क्वेश्चन है कि टिप्पण मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं। तो क्वेश्चन 5 की बात करते हैं कि यह विचार मेरे मन में अचानक आया, यहाँ पर क्रिया विशेषता क्या है। तो देखिए दोस्तों, क्रिया की विशेषता आपको साफ दिखाई दे रही होगी। जो क्रिया की विशेषता बता रहा है, क्रिया की विशेषता क्या है, अचानक आने की। तो अचानक ही यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी क्रिया की विशेषता है ना ये अचानक। और यहीं पर है छठा कि टिप्पण कितने प्रकार के होते हैं। तो टिप्पण की बात करें तो ये 2 प्रकार के होते हैं। और 2 कौन कौन से होते हैं आप यहाँ पर देखिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए, यहाँ से जो फैक्ट आपके सामने रखा है, एनसीईआरटी की ये बुक का पेज है। और एनसीईआरटी के बुक के पेज से यूकेएससी आपको पहला जो पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है, यह भी पूछ चुका है यूकेएससी के एग्जाम में। दूसरा जो पॉइंट है यह भी पूछ चुका है। जब हम आपको पेपर सोल्व करवाएंगे ना, तो ये सभी पॉइंट आपको देखने को मिलेंगे भी। काफ़ी आपने देखे भी होंगे कि हाँ ये भी पूछा है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर यह भी पूछा है क्वेश्चन नंबर 3। और यानी यहाँ पर देखोगे कि मामलों को नियमानुसार निपटान करना, शायद फॉरेस्ट गार्ड में पूछा गया था। तो देखिए ये सभी फैक्ट यूकेएससी ने पूछे हैं और शायद यहीं से पूछे हैं। तो आपको भी इन्हें ध्यान रख लेना है। पढ़ लीजिएगा एक बार, वीडियो को पॉज करके फुल स्क्रीन में जाकर स्क्रीनशॉट इसका जरूर लेना। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। अर्क पर्यायवाची है। देखिए यहाँ पर 7वां और 8वां है कि अर्क किसका पर्यायवाची है। और खूंटी के बल बछड़ा कूदे, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो यहाँ पर बात करें अगर हम 7वें की, तो अर्क कहते हैं सूर्य को। किसे कहते हैं अर्क, सूर्य को कहते हैं।
और सूर्य की बात करें दोस्तों, कुछ और पर्यायवाची शब्द है, यहाँ पे आप देख लेना, सूर्य की मार्तंड, अंशुमाली, भास्कर, तरिणी, दिनकर, भानु, है ना। तो यहाँ पर ये शब्द है। बाकी बात करें चंद्रमा की, तो चंद्रमा के ये हैं, पर्वत के ये हैं, सागर के यहाँ पर पर्यायवाची शब्द हैं। तो एक बार इन्हें जरूर यहाँ पे याद कर लीजिएगा थोड़ा थोड़ा भी। अगला है क्वेश्चन 8 की खूंटी के बल बछड़ा कूदे, इस मुहावरे का अर्थ क्या है। तो देखिए दोस्तों, इसका जो अर्थ आपको मिलेगा यह मिलेगा ऑप्शन नंबर, जी हाँ दोस्तों, यह मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर की बात करें तो आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर यानी सी मिलेगा। देखिए, दूसरे के बल पर कार्य करना होता है खूंटी के बल बछड़ा कूदे मुहावरे का अर्थ। तो फैक्ट वाला है, याद कर लीजिएगा। 9 और 10 है देखिए कि यह आदमी विश्वासी है, वाक्य में यह क्या है। तो देखिए दोस्तों, यह वह ये वे सब ये क्या होते हैं, सर्वनाम होते हैं, और इसका मतलब यहाँ पर ये क्या होगा, सर्वनाम में विशेषण होगा। परिभाषा आप यहाँ पे देख लीजिए कि ऐसे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा से पहले लगकर उस संज्ञा की विशेषता या विशेषण बताते हैं, तो वह क्या होते हैं, वह होते हैं सर्वनामी विशेषण। यह वह ये वे, है ना, ये सभी जो सर्वनाम शब्द है सर्वनामी विशेषण के अंतर्गत आ जाएंगे अगर वे संज्ञा के स्थान पर प्रयोग हुए हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 10 की महोदर्य में संधि है। देखिए, यहाँ पर महोदर्य में संधि है। कंफ्यूज स्टूडेंट दो ही जगह हो सकता है, और वह हो सकता है ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी में, सी और डी में तो नहीं होगा। और आपको यहाँ पर दोस्तों इसका राइट आंसर की बात करें तो ये होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी वृद्धि संधि इसका सही होगा। अब जरा यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसकी ये पहचान है, यहाँ पे लिखा हुआ है। अब कुछ स्टूडेंट के लिए यहाँ पर एक ट्रिक की बात करते हैं कि आपको याद कैसे करना है। देखिए, कंफ्यूज होता है, एक होता है दीर्घ संधि में और एक होता है वृद्धि संधि में। तो कैसे आपको याद करना है, तो एक चीज़ दोस्तों आपको बता देता हूँ कि वृद्धि संधि की बात करें तो सबसे पहले तो एक बार यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे स्वर होते हैं, जैसे आ, ई होता है ना। इसके अलावा ऊ होता है, और इसके अलावा ए और फिर आई। तो देखिए यहाँ पर लिख लेते हैं ओ और औ। तो यहाँ पर हमने ये स्वर लिखे हैं और इन्हें हम एक परिवार का नाम दे देते हैं। ये एक परिवार, ई दूसरा परिवार, ऊ यहाँ पर तीसरा परिवार, ए चौथा परिवार, और ओ औ यहाँ पर पांचवा परिवार। तो देखिए, दीर्घ और वृद्धि में जो पहचान सबसे बढ़िया है ना, जो दीर्घ संधि की बात करें तो वहां पर क्या होता है, वहां पर एक ही परिवार के सदस्य होते हैं, एक ही परिवार के सदस्य होते हैं। मतलब दोस्तों, यहां पर मैं आपको एग्जांपल के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूं। यहां पर देखिए, जैसे मैं लिख लेता हूं, देखिए जैसे यहां पर लिख लिया मैंने, कुछ एग्जाम्पल के लिए किया। देखिए, यहां पर लिख लिया मैंने परमाणु लिख लिया मैंने, ठीक है, सिंपल से लिख लिया, परमाणु लिख लिया। अब यहां पर अगर आप इसे तोड़ोगे ना, तो कैसे तोड़ोगे, एक तोड़ोगे परम धन अणु, है ना, ऐसे ही तो आप तोड़ोगे। यानी यहां पर क्या आया, आ आया, और यहां पर क्या आया, बड़ा आ आया, और यहां पर क्या बन गया, आ बन गया। देखिए, वृद्धि तो यहां पर भी होगी, बड़ा वृद्धि यहां पर भी होगी, लेकिन इंपॉर्टेंट यहां पर यह है दोस्तों कि जहां पर एक ही परिवार का आए वहां पर दीर्घ संधि हो जाएगा। तो आपने यहां पर देख लिया, यहां पर आ एक ही परिवार का है, तो इसका मतलब क्या होगा, यहां पर ये दीर्घ संधि का एग्जांपल हो गया है। एक एग्जांपल मैं आपको और देता हूं, जैसे यहां पे लिख लिया मैंने रविंद्र लिख लिया। देखिए, रविंद्र नहीं है, रविंद्र लिख लिया। क्या लिख लिया मैंने, रविंद्र लिख लिया, रविंद्र। तो देखिए, रविंद्र की बात करें तो यहां पर आप देखोगे ये बनेगा रवि धन इंद्र, रवि धन इंद्र, यानी ई धन बड़ी ई। देखिए दोस्तों, यहां पर आप देखोगे, यानी सॉरी बड़ी ई नहीं, सिंपल छोटी ई धन ई, और इसका मतलब क्या हुआ, ये बड़ी ई हो गया। तो यहां पर आप देखोगे कि रविंद्र में रवि धन इंद्र ई एक ही परिवार के सदस्य हैं। तो जहां पर एक ही परिवार के सदस्य जुड़े तो वहां पर सिंपल दीर्घ संधि। और वृद्धि संधि की बात करें तो वृद्धि संधि में आप ध्यान रखना कि वृद्धि संधि में दो अलग अलग परिवार जुड़ेंगे, पहला परिवार प्लस दूसरा परिवार, पहला परिवार दूसरा परिवार, या फिर दूसरा परिवार या फिर पहला परिवार। मतलब यहां पे आप समझिए एक बार, पहला परिवार का मतलब या तो आ जुड़ेगा, इसके साथ कोई दूसरा और जुड़ जाएगा। एग्जांपल से आप समझिए, आपको समझ आ जाएगा। जैसे यहां पर लिख लेता हूं मैं, देखिए यहां पर सिंपल सा महोदर्य था ना, यही वाला महाधन औदर्य। तो देखिए यहां पर आप देखोगे महाधन औदर्य की बात करें तो यहां पर आप देख रहे हो, यहां पर है आ और यहां पर है आओ। तो यहां पर आप एक चीज देख रहे होगे कि ये क्या है, महा की बात करें यानी यहां पर बड़ी आएगी, तो ये अलग परिवार है, आ वाला परिवार है, ये औ वाला परिवार है। तो दो परिवार यहाँ पे जुड़े हैं। तो जहां पर दो अलग अलग परिवार जुड़े हैं और यहाँ पर वृद्धि होगी, यानी वृद्धि तो होगी, औ बनेगा, तो वहां पर क्या आता है, वहां पर वृद्धि संधि आती है। एक एग्जाम्पल और समझाता हूं। देखिए यहां पर कई बार एग्जाम्पल में आता है, वो आता है एक एक। देखिए एक एक यहां पर देखिए कैसा हुआ, देखिए एक धन, यहां पर क्या हुआ, एक धन एक, मतलब यहां पर देखो, यहां पर आया आ धन, यहां पर आया ए। अब देखिए यहां पर क्या बना, ए बन गया।
तो देखिए वृद्धि तो यहाँ पर भी हुई ना, बड़ी ए की मात्रा यहाँ पे आई है, लेकिन परिवार देखिए, परिवार दोनों अलग अलग है। ये आ वाला परिवार है, ये ए वाला परिवार है। तो यहाँ पर वृद्धि संधि और दीर्घ संधि की पहचान यही होती है। दीर्घ संधि में एक ही परिवार के जुड़ेंगे और वृद्धि होगी, और वृद्धि संधि में दो अलग अलग परिवार के जुड़ेंगे और वृद्धि होगी। तो क्वेश्चन नंबर दोस्तों आई होप ये समझ चुके होंगे, आसानी से आप इसे याद भी कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 कि देखिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक प्रत्यय का उदाहरण है। भाववाचक प्रत्यय का उदाहरण कौन सा है? तो देखिए दोस्तों, भाववाचक प्रत्यय का उदाहरण कौन सा है? मीठा, रसीला, कहार या फिर गर्मी। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर पूछा है 11 का, और राइट आंसर, तो देखिए यहाँ पर राइट आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर डी, गर्मी। देखिए दोस्तों, यहाँ पर कुछ शब्द हैं और इन्हें आप याद कर लीजिएगा। शायद आपके लिए छोटा हो रहा होगा, इसलिए आपके लिए जूम कर लेता हूँ और यहाँ पर देख लीजिएगा कि भाववाचक में प्रत्यय कौन कौन से आते हैं। एक आपको दिखाई दे रहा आई, आस, आना, आहट, इत, इना, ता, त्वा, पा, बड़ी ई, पन। ये सभी क्या हैं? ये भाववाचक जो प्रत्यय हैं इसके एग्जाम्पल हैं। कहीं से भी देखिए, यहां पर अगर आहट प्रत्यय जुड़ता है, गर्माहट, ये भाववाचक में आ जाता है। यहां पर आप देखोगे आई जुड़ता है, देखिए अच्छा में आई जुड़ा तो आई जुड़ गया यानी अच्छाई हो गया, तो अच्छाई भाववाचक हो गया, है ना। गर्म यहां पर मूल शब्द था, बड़ी ई की मात्रा जुड़ गई, गर्मी हो गया, तो गर्मी क्या हो गया? भाववाचक हो गया है। तो ऐसे ही दोस्तों इन यहां पर जो आपको प्रत्यय दिखाई दे रहे हैं ये भाववाचक प्रत्यय हैं, बार बार पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 12 है कि निम्न में से शुद्ध शब्द कौन सा है। तो देखिए दोस्तों, परसों की क्लास में यहाँ पे कराया था और इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर सी, श्रृंगार। यहाँ पर ये होगा, यानी यहाँ पर ये एक सिंपल वाली और यहाँ पर ये, तो श्रृंगार यहाँ पर ये होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है देखिए क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14 कि हिंदी वर्णमाला के व्यंजन वर्णों में अल्प प्राण कौन सा है। अल्प महा बार बार पूछे जाते हैं, और पहला, तीसरा और पांचवा ये परिवार होते हैं किसमें? अल्प प्राण के अंतर्गत। यानी आप यहाँ पे देखोगे अल्प, महा, अल्प। तो यह दोस्तों कर्म है, यानी पहला, दूसरा, यानी पहला, तीसरा और पांचवा। तो पहला, तीसरा और पांचवा जो कर्म है वो अल्प प्राण के होते हैं। दूसरा और चौथा जो होता है वो महाप्राण का होता है। और बाकी दोस्तों यहाँ पर आप देखोगे यारा लावा अल्प के अंतर्गत और शाह ये महा के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 14वां कि वह वाक्य जिसमें एक या मुख्य या स्वतंत्र उपवाक्य, एक या अधिक गौण वाक्य, आश्रित उपवाक्य होते हैं। तो देखिए आश्रित की बात कर दी है तो इसका मतलब सिंपल है, ये दूसरे पर डिपेंड है। दूसरे पर जब डिपेंड होता है वो मिश्र वाक्य के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 16 विसर्ग का प्रयोग होता है। देखिए विसर्ग का प्रयोग कहाँ पर होता है? तो विसर्ग का जो प्रयोग होता है वह होता है ऑप्शन नंबर सी, तत्सम शब्दों में। जो संस्कृत शब्द होते हैं, मूल शब्द होते हैं, वहीं पर विसर्ग का शब्द का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 यही सच है किसकी कीर्ति है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको बताना है कि जो यही सच है ये किसकी कीर्ति है। मनु भंडारी जी, भगवती चरण वर्मा जी, प्रेमचंद जी और जयशंकर प्रसाद जी की। क्वेश्चन नंबर 16 और राइट आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी, यानी मन्नू भंडारी जी। 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, मन्नू भंडारी जी। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए मन्नू भंडारी जी से वैसे तो बहुत सारी बातें हैं, आप इसे देख लीजिएगा, एक बार ढंग से पढ़ लीजिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट है जो यही सच है ना, यहाँ पर इस पर एक फिल्म बनी है जिसका नाम था रजनीगंधा। रजनीगंधा किस पर बनी थी फिल्म? यही सच है एक पर। और यहाँ पर आप देखोगे आपका बंटी जो है ना, ये उपन्यास है। मनु भंडारी जी का जन्म होता है 3 अप्रैल 1931 में भानपुरा गांव मंदसौर में। और बाकी दोस्तों साहित्यकार वाली कंप्लीट वीडियो है, 24 के 24, 25 के 25 जितने साहित्यकार हैं वो सभी करवा रखे हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। अब देखिए उपन्यास की बात करते हैं। तो उपन्यास में महाभोज, स्वामी, यहाँ पर देखोगे आपका बंटी, और इसके अलावा यहाँ पर हो गया 1 इंच मुस्कान। तो मनु भंडारी जी के 4 उपन्यास है, महाभोज, आपका बंटी, स्वामी और 1 इंच मुस्कान। तो यह तो हो गया उपन्यास। और फिर यहाँ पर आप देखोगे जैसे कहानी की बात करें तो कहानी दोस्तों यहाँ पर इनकी यह है, यही सच है एग्जाम में पूछा गया था, और बाकी आपके आने वाले एग्जाम में कुछ और भी यहाँ से पूछे जा सकते हैं। अगले क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 17 और 18। वीर पुत्र को जन्म देने वाली माँ, इसके लिए कौन सा शब्द प्रयोग होगा। तो वीर पुरुष को जन्म देने वाली जो माँ होगी वो होगा यानी वीर प्रशु। तो ध्यान रखना ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है कि पशु शब्द का विशेषण क्या है। देखिए पशु का विशेषता जो होगी वो पार्श्विक के लिए होगी।
पशुत्व नहीं, पशुपति नहीं, पार्श्विक, ऑप्शन नंबर ए। देखिए दोस्तों याद कर लीजिएगा, कंफ्यूजिंग है लेकिन इंपॉर्टेंट है, पार्श्विक इसका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 20, वृक्ष शब्द का वर्ण विन्यास क्या होगा? देखिए वृक्ष की बात करें, व्री री, तो यहाँ पे री का प्रयोग हुआ है, रा का नहीं, तो यहाँ पर ये गलत है, ऑप्शन नंबर ए सही है। देखिए वृक्ष की बात करें तो यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पे आधा वाह हो गया है, फिर यहाँ पर री का प्रयोग हुआ, किसका प्रयोग हुआ है? री का प्रयोग हुआ है, और री के बाद यहाँ पर शाह की बात करें, अक्षा की बात करें तो का धन शाह धन यहाँ पर आ, तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर ये है, ये हलंत यहाँ पे नहीं होगा, तो यहाँ पर ये हो गया, ठीक है। तो वृक्ष का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, वृक्ष में री यूज हुआ है ना कि री, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 20 है कि हिंदी वाक्य में अनिवार्य तत्व नहीं है, सार्थकता, पदकर्म, योग्यता या फिर अलंकार। तो अनिवार्य क्या नहीं है? तो देखिए दोस्तों अनिवार्य की बात करें तो यहाँ पर नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी, अलंकार नहीं होगा। बाकी योग्यता होनी चाहिए, अच्छा लिखा होना चाहिए, पदकर्म होना चाहिए, सार्थकता होनी चाहिए, तो यहाँ पर यह था। क्वेश्चन नंबर 21 है, अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन हिंदी के समाप्त हो चुके हैं कि उत्तराखंड राज्य में नृत्य की किस कला शैली को तलवार का साथ प्रयोग किया जाता है? तो तलवार के साथ कौन सा नृत्य किया जाता है? लंगवीर, छोलिया, यहाँ पर पांडव या फिर बरदा नाती नृत्य। क्वेश्चन नंबर 21 और राइट आंसर। देखिए दोस्तों यहाँ पर आंसर की बात करें तो आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर, जी हाँ दोस्तों ऑप्शन नंबर मिलेगा, ऑप्शन नंबर ए यानी छोलिया नृत्य, यह बिल्कुल सही है, देख लीजिएगा इसे। क्वेश्चन नंबर 22 है और पूछा है कि निम्न पत्नों का उनकी स्थिति के अनुसार उत्तर से दक्षिण में कर्म लगाइए। तो देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर जो आयोग ने माना है वह माना है ऑप्शन नंबर ए, यानी बात करें सबसे पहले ऊपर से यानी विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम के नीचे चेन्नई, चेन्नई के नीचे मंगलूर और मंगलूर के सबसे नीचे तूतीकोरिन, तो तूतीकोरिन सबसे नीचे है और यहाँ पर इन्हें आप देखना। अब जरा यहाँ पे देखिए, देखिए जो बंदरगाह शब्द है ना, बंदरगाह से प्रश्न कैसे कैसे बनते हैं। विशाखापट्टनम सबसे गहरा बंदरगाह है, ऐसा प्रश्न भी बन चुका है। यहीं पर आप देखोगे कि मुंबई की बात करें सबसे बड़ा बंदरगाह है, और चेन्नई की बात करें तो ये कृत्रिम बंदरगाह है, ऐसे प्रश्न भी एग्जाम में बन चुके हैं। तो यहाँ पर ये था। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए कि पूछा है यहाँ पे कि 23वां है कि कुमाऊं के किस कमिश्नर के लिए कहा गया है कि ना वकील, ना अपील, ना दलील। तो देखिए यहाँ पर ये पूछा गया है और किसके लिए कहा गया है, तो यह जो कहा गया है यह कहा गया है ऑप्शन नंबर, जी हाँ दोस्तों ऑप्शन नंबर की बात करें तो यह कहा गया है ऑप्शन नंबर यानी डी यानी ट्रेल के लिए कहा गया है। आप यहाँ पे देखना, देखिए दोस्तों ट्रेल से संबंधित यहाँ पर यह है, जब हमने आपको अजय राव सर की बुक करवाई थी वहाँ पर जो यहाँ पर ये वाला पार्ट था यानी ब्रिटिश कमिश्नर वाला, वह आपको करवाया था, तो उसी का यहाँ पर एक पेज है, इसे आप जल्दी जल्दी रिवाइज कर लीजिएगा। 1816 में उत्तराखंड में डाक व्यवस्था को पूर्ण रूप से लागू हुआ था। 1816 में ही अल्मोड़ा जेल की स्थापना ट्रेल के काल में हुई थी। 1819 में 9 पटवारी पदों का सृजन किया था। और बाकी दोस्तों फैक्ट आप यहाँ पे देख लीजिएगा, तीर्थ यात्रा मार्ग में विशेष रुचि रखी थी, जिस कारण इस पर आरोप भी लगे थे हिंदू धर्म को बढ़ावा देने के लिए। न वकील न दलील का कार्यकाल इसे कहते हैं। 1823 में 80 साल बंदोबस्त, और बाकी फैक्ट दोस्तों यहाँ पर ये सभी हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन यहाँ पर है देखिए कि एक व्यक्ति उत्तर पश्चिम की ओर मुख कर खड़ा है, वह घड़ी की सुई की दिशा में 90 डिग्री घूमता है और इसके पश्चात वह घड़ी की सुइयों के विपरीत दिशा में 135 डिग्री घूम जाता है। अब वह किस दिशा की ओर मुख करके खड़ा है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए दोस्तों सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन पूछा है कि मान के चलिए कि एक व्यक्ति यहाँ पर है, यहाँ पर ऐसे ले लेते हैं। पूछा यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर देख लीजिए कि एक व्यक्ति उत्तर पश्चिम की ओर मुख करके खड़ा है। उत्तर पश्चिम कहाँ पर होगा? देखिए यहाँ पर हो गया पूरब, पश्चिम, उत्तर, और यहाँ पे नीचे हो गया दक्षिण। पूछा है कि उत्तर पश्चिम यानी मुख इसका कहाँ पर खड़ा है? यहाँ पर इसका मुख खड़ा है, यानी इधर की ओर इसका मुख है, ठीक है। अब यहाँ पर बोला है कि मुख करके खड़ा है, तो वह घड़ी के सुइयों की दिशा में 90 डिग्री घूमता है। 90 डिग्री घूमता है मतलब हो गया दोस्तों 90 डिग्री का मतलब यानी घड़ी की सुई की दिशा में। घड़ी कैसे घूमती है? क्लॉकवाइज में ऐसी घूमती है, तो यानी 90 डिग्री उसका यहाँ पर आएगा। कहाँ पे आएगा? यहाँ पे आएगा। तो 90 डिग्री यहाँ पर हो गया, ठीक है, यानी यहाँ पर 45 और 45 90 डिग्री यहाँ पर ही हो गया है। अब यहाँ पर पूछा है कि इसके पश्चात वह घड़ी की सुइयों के विपरीत 135 डिग्री घूम जाता है। अब 135 डिग्री घूम जाता है तो देखिए दोस्तों कैसे, देखिए 45 डिग्री यहाँ तक हो गया, क्योंकि एक जो सर्किल होता है ना 90 डिग्री का होता है टोटल, तो यानी आधा इसका 45 हो गया, 90 यहाँ तक ये हो गया है, तो 90 प्लस 45
कितना हो गया 90 प्लस 45 आप यहाँ पे देखोगे तो ये हो गया 5 और 9 और 4 की बात करें 13। तो यानी दोस्तों आप यहाँ पर इसका आंसर देखोगे तो ये कहाँ पे घूम रहा है, किस दिशा में है, तो इस दिशा में है, यानी पश्चिम दिशा में इसका राइट आंसर मिलेगा। तो दोस्तों आपको समझ आ चुका होगा ऑप्शन नंबर 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पर देखिए 45 ये हो गया, 90 पूरा घूम गया है, तो यहाँ पर इसका मुख हो जाएगा इस साइड की ओर, यानी पश्चिम दिशा की ओर। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर कि उत्तराखंड में कंडुआ क्या है। देखिए कंडुआ क्या है, कंडुआ की बात करें तो यह एक आभूषण है। और आभूषण की बात करें दोस्तों तो जो कंडुआ है ना, ये कहाँ पर पहना जाता है, ये पैरों में पहना जाता है। और एक ट्रिक हमने बनाई थी आभूषण वाली, पूरी लिस्ट दोस्तों आप जाके देखना, यहाँ पे आप सर्च करना कि आभूषण, उत्तराखंड के आभूषण, और यहाँ पे आप लिखना देहरादून स्टडी पॉइंट, तो आपको ये मिल जाएगा। या फिर आप प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो में जाकर देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर है पैर के आभूषण, कंडुआ हो गया जिसे सुदमन कहते हैं, पोंटा, इमरती जिसे भी कहते हैं, पाजेब, जेवरी, बिछुआ, पवलिया, झावर, झिवरा, लच्छा, पुलिया, तो ये सभी पैर के आभूषण है। और इसकी हमने एक ट्रिक बनाई थी कि पोंटा का जेवरी, कांडा का इमरती पुल से लड़खड़ाते हुए गिर गए, लेकिन फिर भी उन्हें शुद्ध नहीं है क्योंकि वो पौवा पीकर क्या है, झांझी है। तो देखिए दोस्तों पोंटा का जेवरी, पोंटा का जेवरी, पोंटा का जेवरी, यानी आप देख रहे होंगे यहाँ पे एक तो हो गया पोटा यानी पोंटा का पोटा, ठीक है, जेवरी की जेवरी हो गया, कांडा की बात करें तो कंडुआ हो गया है, इमरती यहाँ पर आप देख रहे होंगे, और लड़खड़ाते हुए, देखिए लड़खड़ाते हुए आप समझ जाओगे कि लड़खड़ाने का मतलब हो गया पैरों से लड़खड़ाएगा, तो सारे पैर के आभूषण होंगे, यानी पैर के आभूषण होंगे। और शुद्ध नहीं है तो शुद्धमन। पौवा की बात करें तो पौवा में आप देखोगे दोस्तों यहाँ पर क्या हो गया, पवल्या। और झांझी की बात करें तो झावर और झिवरा। तो ऐसे आप याद कर सकते हो कि पोंटा का जेवरी, कांडा का इमरती पुल से लड़खड़ाते हुए क्या हो गए, गिर गए, लेकिन उन्हें फिर भी शुद्ध नहीं है क्योंकि वो पौवा पीकर क्या है, झांझी है। तो यहाँ पर ये था क्वेश्चन नंबर अब 26 है कि सरकार द्वारा 1949 ईस्वी में बनाई गई जो राष्ट्रीय आय समिति थी, इसके यहाँ पर जो अध्यक्ष थे यहाँ थे महान लोबिश। इस समिति के अन्य 2 सदस्य कौन थे। तो अगली बार एग्जाम में ध्यान रखना कि इसमें 3 सदस्य टोटल हो गए हैं और यह समिति बनाई गई है 1949 में। आने वाले एग्जाम में प्रश्न थोड़ा घुमाकर ऐसा पूछा जाएगा कि यह समिति कब बनाई गई थी, राष्ट्रीय आय से संबंधित ये समिति थी, कब बनाई गई थी, 1949 में बनाई गई थी। सदस्य पीसी महानुबोलिस जो महालनोबिस थे वो अध्यक्ष थे, और अन्य जो सदस्य थे इसके वे थे गौडगिल और VKRV राव। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। अब यहाँ पर देखिए महानुलोबिस की बात करते हैं ना, तो यहाँ से सिंपल एक सीधे प्रश्न बनते हैं, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, इन्हीं के द्वारा स्थापना का मुख्य श्रेय जाता है। 1951 में इसकी स्थापना होती है, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है। इन्हीं के जन्म दिवस कर यानी महालनोबिस के जन्म दिवस को सांख्यिकी दिवस के रूप में भी मनाते हैं 29 जून को। और फिर यहाँ पर आप देखोगे कि दूसरी पंचवर्षीय योजना का जो मॉडल था, इसका मॉडल इन्होंने ही तैयार किया था, महालनोबिस ने। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर यह है दुर्गापुर राउरकेला भिलाई कारखाने की स्थापना दूसरी पंचवर्षीय योजना में हुई थी। यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे और पूछा है यहाँ पर कि कुमाऊं भाबर खेतिहार न्यास निधि, और 28वां है कि विश्व रेडियो दिवस। तो देखिए दोस्तों कुमाऊं भाबर खेतिहार न्यास निधि की बात करें तो राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर, जी हाँ ऑप्शन नंबर सी होगा, सॉरी ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी 1906 में कुमाऊं भाबर खेतिहार न्यास निधि 1906 में होता है। और बाकी विश्व रेडियो दिवस की बात करें तो ये 13 फरवरी को मनाया जाता है। यहाँ पर अगर रेडियो दिवस की बात करें तो आपने देख लिया 13 फरवरी को है, और फरवरी में ही 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस यानी वर्ल्ड जो वेटलैंड डे है वो मनाया जाता है। 2 फरवरी 1971 को यहाँ पर जो आर्द्र भूमि है उसके लिए ईरान का जो शहर है रामसर, वहाँ पर हस्ताक्षर होते हैं। और उसी के बाद 2 फरवरी से यानी 19 यहाँ पर आप देखोगे 2 फरवरी को क्या मनाते हैं, विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाते हैं। 2022 की थीम आप यहाँ पे देख लीजिए, वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल्स एंड नेचर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ये थोड़ा अजय रावत सर के नोट्स हैं, एक बार इसे जल्दी देख लीजिए, क्योंकि कुमाऊं भाबर खेतिहार न्यास निधि आपको पूछा है ना, तो इसी से रिलेटेड है यहाँ पे तराई क्षेत्र से कि तराई भाबर में आज जो नहरें, सड़कें हैं, बंगले हैं, रेमजे की बदौलत है, ये कहा था। तो ये देवीदत्त कायस ने कहा था, वहीं के आसपास के नोट्स हैं। नैनीताल की बात करें, गठन के समय इरस्काइन कमिश्नर था। यहाँ पर आप देखोगे कि तराई भाबर में अलग असिस्टेंट कमिश्नर की बात करें तो 1895 में होता है। और कुछ फैक्ट यहाँ पर है, उसी से रिलेटेड वीडियो को पॉज करके आप इसे देखना। फिर यहाँ पर आप देखोगे जैसे कुमाऊं भाबर खेतिहार न्यास निधि की बात करें 1906 में, 1975 की बात करें तो भूमिहार खेतिहार मजदूर ऋण अधिनियम लागू किया जाता है उत्तर प्रदेश के द्वारा। और बाकी यहाँ पर आप देखोगे ये है, जैसे बात करें तराई भाबर में पटवारी कानूनगो के नियम 1897 में सर्वप्रथम, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
और 1906-7 में इसे लागू किया जाता है। तो कुछ फैक्ट्स है दोस्तों, उसी से संबंधित जो प्रश्न आपको पूछा गया था, अगले क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। लेकिन आप यहाँ पे देख लीजिए कि वन संरक्षण के लिए ट्रेल द्वारा 1826 में साल के वनों को उसने काटने से यहाँ पर बंद कर दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 29 और यहाँ पर 30 कि उत्तराखंड क्षेत्र में सती प्रथा को कब समाप्त किया गया था। तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर आपको वही मिलेगा जब 1829 में जब यहाँ पर एक्ट आया था, यानी 1829 ईस्वी इसका राइट आंसर होगा। और यहाँ पर पूछा है 37वां कि 1927 ईस्वी में कांग्रेस ने यह फैसला लिया कि साइमन कमीशन का बहिष्कार किया जाए, तब उस सत्र के अध्यक्ष कौन थे। तो देखिए दोस्तों, साइमन कमीशन का जो यहाँ पे बहिष्कार हुआ था 1927 के कांग्रेस अधिवेशन में हुआ था, मद्रास में यह अधिवेशन हुआ था। और यहाँ पर आप देखोगे जो M.A. अंसारी है, वैसे आयोग ने यहाँ पे मोहम्मद अली अंसारी लिखा, लेकिन मुख्तार अहमद अंसारी यहाँ पर आपको इनका नाम दिखेगा, और यहाँ पर आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 31 और 32, देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 31 है, आयोग ने इसे डिलीट किया है, क्योंकि अगर यहाँ पे इसका आंसर देखें ना तो धुनार भी, जो धुनेर है, इससे भी इसका प्रयोग किया जाता है, और ब्राह्मी है, इसका भी इसमें प्रयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर शायद आयोग को ए और डी देना चाहिए था, लेकिन आयोग ने इस प्रश्न को डिलीट किया है। और क्वेश्चन नंबर 32 की बात करें तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी डी होगा। लेकिन दोस्तों, ये समझ नहीं आया कि कैसा आएगा। अगर आपको कोई आंसर आता हो, किसी को ये मालूम हो, तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, उसका आंसर पिन कर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर आप जरूर बताना दोस्तों, बहुत कोशिश की, सोल्व नहीं हो पाया ये वाला। क्वेश्चन नंबर 33 है, महाभारत में उत्तराखंड का वर्णन किस रूप में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 33 है, महाभारत में उत्तराखंड का वर्णन किस रूप में हुआ है। तो देखिए 33 के आंसर की बात करें तो यह है उत्तर कुरु में। और यहाँ पर आप देखना कि महाभारत काल में उत्तराखंड का नाम उत्तर कुरु, हरिद्वार का नाम गंगा द्वार, समस्त तीर्थों का शिरोमणि देवप्रयाग को कहा गया है, महाभारत की ही बात है। और महाभारत काल में केदारनाथ को भृंग तुंग के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? भृंग तुंग के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है 34वां कि प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन हुआ था। प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर गुट निरपेक्ष सम्मेलन प्रथम जो हुआ था वो कब हुआ था। तो ये हुआ था 1961 में। 1961 में जो बेलग्रेड है, वहीं पर, वर्तमान की बात करें, बेलग्रेड सर्बिया की राजधानी है वर्तमान में, पहले यूगोस्लोवाकिया की थी, वर्तमान की बात करें तो सर्बिया की है। और यहाँ पर इसकी स्थापना यानी जब हुई थी तो यहाँ पर इसका सम्मेलन हुआ था 1961 में। संस्थापक सदस्य की बात करें तो देखिए जवाहरलाल नेहरू थे। यहाँ पर बात करें, आप देखोगे कि राष्ट्रपति गमाल अब्दुल नासर थे। यहाँ पे मिस्र होना चाहिए, मिस्र, ठीक है, मिस्र के यहाँ पे राष्ट्रपति थे अब्दुल नासर। और यूगोस्लाविया की बात करें तो जोसेफ ब्रांस टिटो, इंडोनेशिया के सुकर्नो, तो इनके द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। गुट निरपेक्ष आंदोलन यानी 1961 में शुरू होता है और बेलग्रेड में इसकी स्थापना होती है, सर्बिया में, जो वर्तमान में है। क्वेश्चन नंबर 35-36, देखिए क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा नाटक राजा रुद्रचंद्र द्वारा रचित है। तो 35 का राइट आंसर क्या होगा, और आपको इसका आंसर दिखेगा ऑप्शन नंबर, जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी दिखेगा, यानी उषा रागोद्य दिखेगा। और यहीं पर आप देखोगे, देखिए उषा रागोद्य, यहाँ पर ये अजय राव सर की जो बुक्स है उसके नोट्स में हमने आपको बताई थी दोस्तों। उषा रागोद्य रचना है, सैनिक शास्त्र में इन्होंने रचना लिखी है, ययाति चित्रम इन्होंने रचना लिखी है, और त्रिवर्णिक धर्म निर्णय इन्होंने रचना करवाई थी। बाकी दोस्तों, संस्कृत भेजने के लिए, संस्कृत पढ़ने के लिए इन्होंने कश्मीर अपने युवकों को भेजा था, अपने यहाँ के युवकों को। और फैक्ट एक इम्पोर्टेंट है यहाँ पर कि अकबर से भेंट 1588 में होती है। कब होती है? 1588 में। कहाँ पर होती है? लाहौर में होती है। यही सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट है। एक विधेयक वित्त विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय भारत में कौन करता है। देखिए 36वां क्वेश्चन है, और 36वें क्वेश्चन में आपको पूछा है कि एक विधेयक वित्त विधेयक है या नहीं है, इसका निर्णय कौन करता है। तो निर्णय तो दोस्तों वही करेगा, यानी जो यहाँ पर लोकसभा के अध्यक्ष हैं वही करेंगे। और फैक्ट यहाँ पर देखिए 110 में अगर आपको पूछा जाए कि धन विधेयक कहाँ पर बताया गया है, अनुच्छेद 110 में है, और अनुच्छेद 117 में वित्त विधेयक के बारे में बताया गया है। देखिए दोस्तों, वित्त विधेयक 110 में नहीं 117 में है, ध्यान रख लीजिएगा। वित्त विधेयक की जानकारी 117 में आपको मिलती है। और फैक्ट यहाँ पे ध्यान रखना कि अनुच्छेद 111 में धन विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार को नहीं लौटा सकता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये प्रश्न बना दिया है, तो यहाँ पर प्रश्न नहीं है, ये सच्ची बात है कि धन विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार को नहीं लौटा सकता है, क्योंकि उसी की आगे से, उन्हीं के आगे से यहाँ पर लाया जाता है अनुच्छेद 111 के तहत। लेकिन अनुच्छेद 111 में बहुत सी बातें हैं, इन सभी बातों के देखिए विधेयकों को अनुमति देने की जो बात है वो अनुच्छेद 111 में है। और यहीं पर ऐसा बताया गया है कि जो धन विधेयक है इसे राष्ट्रपति क्या कर सकता है, वापस नहीं लौटा सकता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 37 और 38, अंग्रेजों ने कंपेनियन ऑफ इंडिया की उपाधि दी थी। अंग्रेजों ने कंपेनियन ऑफ इंडिया की उपाधि किसे दी थी?
37 और 38 है कि अंतिम ऋणदाता कौन है। तो देखिए दोस्तों, अंतिम जो ऋणदाता है आप बताइए पहले। तो यहाँ पे देखिए 37 की बात करें तो कीर्ति शाह इसका सही है। और कीर्ति शाह से आप यहाँ पे ध्यान रख लेना कि कीर्ति शाह कंपेनियन ऑफ द इंडियन जो अवार्ड है 1898 में दिया जाता है। 1900 में इन्हें इंग्लैंड में क्या दिया जाता है, 11 तोपों की सलामी दी जाती है। नाइट कमांडर की उपाधि 1901 में। और गढ़वाल का अकबर इन्हें कहते हैं कीर्ति शाह को, गढ़वाल का अकबर कीर्ति शाह को कहते हैं। बाकी दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, कीर्तिनगर की स्थापना 1894 में, 1897 में घंटाघर की टिहरी की स्थापना होती है। और बाकी कृषि बैंक की स्थापना यही करते हैं। और जो लैंसडाउन है ना, लॉर्ड लैंसडाउन यानी लॉर्ड लैंसडाउन ने कीर्ति शाह के संदर्भ में ही कहा था कि भारतीय राज्यों के जो राजा है उन्हें कीर्ति शाह को अपना आदर्श बनाना चाहिए था। तो यहाँ पर कीर्ति शाह से संबंधित महत्वपूर्ण बातें ये थी। और यहीं पर अगर बात करें इसके आंसर की 38वें की, तो केंद्रीय बैंक इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 39 और 40। देखिए गढ़वाली नामक पत्र का प्रकाशन हुआ था। और क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 40 है कि निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो 39 की बात करें तो यह मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर, जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी 1905 आपको सही मिलेगा। और यहाँ पर अगर 40 की बात करें तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो कर्म बना है ना ये ऐसे बना है। 462 की बात करें 420 में, यहाँ पर 42 का माइनस हुआ है, फिर 42 के बाद यहाँ पे 40 का माइनस हुआ है, फिर 38 का माइनस हुआ है, फिर 36 का माइनस हुआ है, यानी ऐसा कर्म है। तो इसी हिसाब से अगर आपको आंसर देखोगे यहाँ पे जो बनेगा वो 342 बनेगा। सबसे पहले यहाँ पर 42 का माइनस, फिर यहाँ पे 40 का माइनस, और यहाँ पर जो नंबर आएगा वो -38 करके आएगा। तो यहाँ पर ये था। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर अजय राव सर के फिर नोट्स हैं। देखिए गढ़वाल समाचार पत्र का संपादन होता है। तो यह प्रश्न हमने आपको बताया था। और यहाँ पर अगर आप देखोगे लैंसडाउन से होता है, ये गढ़वाल है। और यहाँ पर जो प्रश्न बनते हैं कंफ्यूजिंग होता है। एक गढ़वाल समाचार पत्र जो 1902 में प्रकाशित हुआ था, 1902-4 में पहले, फिर 13-15 में हुआ था। लैंसडाउन से यहाँ पर ये प्रकाशित हुआ था पहले गिरिजानंद नेथानी जी द्वारा हुआ था। और एक चीज यहाँ पे देखिए जो काफी इंपॉर्टेंट है, वह है गढ़वाली समाचार पत्र। 1905 में इसका प्रकाशन होता है, गढ़वाल यूनियन द्वारा इसका प्रकाशन किया जाता है। और देहरादून में गढ़वाल यूनियन की स्थापना 1901 में होती है। और बाकी दोस्तों इसके संपादक की लिस्ट आप यहाँ पे देख लीजिए। रजिस्ट्रेशन नंबर A304। क्वेश्चन नंबर 41 और 42 की वारुणी पंचकोशी यात्रा है। तो यह क्वेश्चन दोस्तों इसका राइट आंसर मिलेगा वारुणी पंचकोशी यात्रा का, यह मिलेगा। तो यह ऑप्शन नंबर सी, यानी बात करें जनपद उत्तरकाशी, इसका बिल्कुल सही है। और क्वेश्चन नंबर 42 की बात करें कि भारत का राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को एक बार पुनर्विचार को भेज सकता है, यह व्यवस्था कब की गई थी। तो यह व्यवस्था जो की गई थी वो की गई थी 44वें संविधान संशोधन 1978 में, 44वां संविधान संशोधन 1978 में। और 1978 का जो संविधान संशोधन हुआ था 44वां, इसमें यह बातें भी लिखी गई थी। देखिए 352 में जो आपातकाल की उद्घोषणा का जो आधार था, पहले आंतरिक अशांति हुआ करता था, लेकिन इसे अब हटाकर सैन्य विद्रोह कर दिया गया था। और साथ ही साथ कैबिनेट की लिखित सलाह भी मांगी जाएगी अगर यहाँ पर आपातकाल लगेगा। तो यह था 352 में बताया गया था, 352 में जोड़ा गया था 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43 और पूछा है कि उत्तराखंड राज्य में संस्कृत शिक्षा के कितने शिक्षकों को गवर्नेंस टीचर्स अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया था। तो देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी, यानी 5 शिक्षकों को सम्मानित किया गया था। और ध्यान रख लेना दोस्तों कि माध्यमिक के 13 शिक्षक थे, और यहीं पर बात करें 12 शिक्षक की बात करें बेसिक से थे, और संस्कृत शिक्षा की बात करें तो 5 शिक्षक थे। और कितना डीप लेवल का ये प्रश्न आपको पूछा गया था। तो देखिए यहाँ पर माध्यमिक के 13 थे, बेसिक के 12 थे, संस्कृत के यहाँ पर 5 थे। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए यहाँ पे पूछा है कि ए का अर्थ यानी गुणा है, बी का अर्थ यानी भाग है, डी का अर्थ माइनस है, सी का अर्थ प्लस है। तो निम्नलिखित में से इसका अर्थ क्या होगा। तो सोल्व कीजिए दोस्तों, इसका आंसर सोल्व कीजिए। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर लिख लेते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर 21 लिख लिया है। सी का अर्थ क्या है, यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ पर प्लस लिख लिया है। और यहाँ पर है 3, तो यहाँ पर 3 लिख लिया है। डी का अर्थ यहाँ पर है माइनस, तो माइनस यहाँ पर लिख लिया है। इसके बाद यहाँ पर है 6, और 6 के बाद यहाँ पर ए है। ए का अर्थ क्या है, यहाँ पर ए का अर्थ गुणा है। और उसके बाद यहाँ पर 8 है। फिर है बी, बी का मतलब यहाँ पर है भाग, और बी हमने भाग लिख लिया है। और फिर यहाँ पर है 2। अब इसे सोल्व कीजिए। सबसे पहले भाग होता है ना, तो यानी 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, माइनस
6 इंटू यानी 4 यानी 21 + 3 आप सोल्व करते जाइए आराम से, यानी ये हो गया -24, 6 12 6 18 6 चौको 24, और यहीं पर देखोगे 21 + 3 की बात करें 24, तो 24 - 24 यानी 0, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी इसका राइट आंसर होगा। और यहाँ पर देखिए दोस्तों एक फैक्ट ध्यान रख लीजिए, देखिए इसे मैं आपके लिए रब कर लेता हूँ, आपने देख लिया होगा। देखिए आने वाले एग्जाम में आपको ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है, करंट अफेयर का प्रश्न है दोस्तों, 5 सितंबर 2022 की ये न्यूज है, और इस बार जो शैलेश मटियानी पुरस्कार है इसमें कितनों को चुना गया है, कब कब के लिए चुना गया है, वो आप यहाँ पर देखिए दोस्तों यहाँ पर लिखा है कि राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल जो गुरमीत सिंह है, इन्होंने सोमवार को राजभवन सभागार में, यानी देखिए दोस्तों आपको वेबसाइट का पेज आपको बता रहे हैं कि यहाँ पे लिखा है कि जो शिक्षक दिवस के अवसर पर 39 शिक्षक एवं शिक्षिकाओं को शैलेश मटियानी जो पुरस्कार है, शैक्षिक पुरस्कार, वो दिया गया है। वर्ष 2018 के लिए 19 लोगों को दिया गया था, और यहाँ पर आप देखोगे वर्ष 2021 के लिए 20 शिक्षक शिक्षिकाओं को ये पुरस्कार दिया गया था। तो 2018 के लिए 19, 2021 की बात करें तो यहाँ पर 20 शिक्षक को प्रदान किया गया था। और इसके अलावा उन्होंने संस्कृत शिक्षक पुरस्कार, देखिए उन्होंने यहाँ पर आप देखोगे कि उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्राप्त करने वाले 2 शिक्षकों को भी, तो राष्ट्रीय शिक्षक प्राप्त करने वाले 2 शिक्षक थे, इन्हें भी यहाँ पे सम्मानित किया। तो टोटल तो 41 को सम्मानित किया है। शैलेश मटियानी की बात करें तो 39 शिक्षक थे, जिसमें से 2018 के 19 शिक्षक, 2021 की बात करें तो 20 शिक्षक को यहाँ पर यह अवार्ड एक साथ दिया गया था। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर आंसर आपको पहले ही मिल गया है, 45वां और 46वां। देखिए 45 आपको पूछा है कि कौन सी एक प्राथमिक चट्टान है। तो देखिए प्राथमिक चट्टान तो आग्नेय ही होगी। आग्नेय क्यों होगी? क्योंकि डायरेक्ट जो होती है मावा, जो यहाँ पर लावा होता है ना, वहां से बनती है। यहाँ पर आप देखोगे, आपके लिए जूम कर लेता हूँ, शायद आप इसे जूम से साफ देख पाए। देखिए आग्नेय चट्टान की बात करते हैं, मैग्मा और लावा के जमने से आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है। इसे प्राथमिक चट्टान के रूप में भी जाना जाता है। ग्रेनाइट, बेसॉल्ट इसका एग्जाम्पल है। तो पूछा जा सकता है आने वाले एग्जाम में कि आग्नेय चट्टान का एग्जाम्पल क्या है? ग्रेनाइट और बेसॉल्ट है। अवसादी का एग्जाम्पल आपको पूछा जा सकता है, बलवा पत्थर, चूना पत्थर, ये इसके एग्जाम्पल है। इसे दूसरी चट्टान या द्वितीयक चट्टान भी कहते हैं। और रूपांतरित की बात करें तो यहाँ पर नीस, शिस्ट, क्वार्ट्ज, मार्बल, तो ये रूपांतरित चट्टान के एग्जाम्पल है। तो देखिए दोस्तों पढ़ लीजिएगा इसे। अगला है, यहाँ पे पूछा है कि उत्तराखंड में जो मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना थी, इसकी शुरुआत। तो देखिए दोस्तों पहले तो इसके आंसर की बात करें तो 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए दूध उपलब्ध करवाना था, और इसकी जो घोषणा की गई थी वो की गई थी, यहाँ पर आप देखोगे 7 मार्च 2019 को यह योजना शुरू की गई थी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर पूछा है यदि किसी स्कूट में रोड का अर्थ 18, 15, 14 है तो उसी भाषा में डोर का अर्थ क्या होगा? तो सिंपल है दोस्तों, यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए मिलेगा। कैसे यहाँ पर होगा? यहाँ पर केवल आपको इनका नंबर लिखना है, ROAD। आर का मतलब आप देखोगे, आर का मतलब कितना होता है? 18 होता है। आर का मतलब 18, आर का मतलब होता है 18। यहाँ पर आप देखोगे ओ की बात करें, देखिए ओ की बात करें तो ओ का मतलब कितना होता है? 15 होता है। ए का मतलब 1 होता है, और डी का मतलब 4 होता है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि सिंपल यहाँ पर जो जिनका कर्म का नंबर है वही लिख दिया है। जैसे ए का मतलब 1, बी का मतलब 2, सी का मतलब 3, डी का मतलब 4, ऐसे ही इनके कर्म के आधार पर यह नंबर लिखा है। और सेम डोर का भी कर्म आपको ऐसे लिखना है, DOOR। डी का मतलब 4, ओ का मतलब 15, 15 और आर का मतलब 18। तो यहाँ पर यह था राइट आंसर। 48 की बात करें, एटकिंसन ने हिमालय क्षेत्रों का गजेटियर प्रकाशित करवाया था। तो दोस्तों आप सभी इसका आंसर आप जानते हैं, 1882 इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखेंगे, और यहाँ पर आप देखोगे ये क्वेश्चन दोस्तों लीक हो गया है, आंसर पहले ही टिक हो गया है। और यहाँ पर आप देखोगे, देखिए दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन लीक हो गया है, आंसर भी आ चुका है। और देखिए आंसर आप देख लीजिए क्रम में पहले ही कि ई गार्डनर पहले नंबर के थे, ट्रेल दूसरे नंबर के थे, गोबान तीसरे नंबर के थे, लुंसी गटन चौथे नंबर के थे, हेलिट बैटन 5वें नंबर के थे, और 6ठे नंबर के रेमजे थे। तो यह दोस्तों इसका कर्म था। और क्वेश्चन कब आएगा कुछ पता नहीं है, देख लेना थोड़ी देर में। तो यहाँ पर यह था। अब क्वेश्चन आ चुका है, देख लीजिए कि कुमाऊं के चौथे कमिश्नर कौन थे? तो कुमाऊं के चौथे कमिश्नर थे GT लुंसी गटन। तो आप देख लीजिए दोस्तों कर्म में यहाँ पर यह है, सभी का कर्म आपको पूछा जाता है। और देखिए रेमजे कब यहाँ पर कमिश्नर बना था, ऐसा भी प्रश्न पूछा जा चुका है। 1856 में बना था। तो पहले के जो 6 हैं इनका कर्म जरूर याद कीजिएगा। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना,
तो यानी आरआरबी की बात की गई है और इसकी स्थापना होती है 1975 में। और यहाँ पर आप देखोगे कि 1975 में 26 सितंबर 1975 में यानी एक अध्यादेश के तहत जो 1976 में आता है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम, उसके तहत की जाती है। तो स्थापना 1975 में हो जाती है, लेकिन जो इसका एक्ट आता है बाद में आता है 1976 में। स्थापना 1975 में कब, यहां पर आप देख लीजिएगा, ठीक है, 26 सितंबर 1975 में। क्वेश्चन नंबर 51 और 52, उत्तराखंड में कस्तूरी मृग विहार की स्थापना। तो कस्तूरी मृग विहार की स्थापना उत्तराखंड में जो होती है ये होती है ऑप्शन नंबर सी, यानी बात करें ऑप्शन नंबर सी यानी 1972 में। और यहां पर आप देखोगे, देखिए यहां पर आप देखोगे कस्तूरी मृग संरक्षण के हेतु केदारनाथ वन्य जीव की स्थापना 1972 में की जाती है। यही आपको पूछा गया था। कांचुला खर्क 1982 में, महरूड़ी की बात करें 1977 में। यहां पर लिखा है कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर का हिस्सा नहीं है। तो इसके 3 हिस्से होते हैं, सर्वर टाइप, फाइल साइज, फाइल नेम, और हिस्सा नहीं है होस्ट नेम, इसका यहाँ पर हिस्सा नहीं है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 53, 54 और 55 चचनामा संबंधित है। देखिए चचनामा एक बहुत ही प्राचीन पुस्तक है और इसका जो संबंध है वो सिंध क्षेत्र के इतिहास से है। सिंध क्षेत्र के इतिहास से इसका संदर्भ है, अरबों से संदर्भ में है ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54 है, उत्तरांचल राज्य के प्रथम बजट प्रस्तुत किसने किया था। प्रथम बजट प्रस्तुत किया था, ये किया था रमेश पोखरियाल निशंक जी ने। ऑप्शन नंबर सी है। 55 पूछा है कि गुलदस्त त्वारी के जो को है, जो टिहरी गढ़वाल है, यहाँ पर इस पुस्तक के लेखक कौन है। तो यह पुस्तक दोस्तों अब सरल हो चुकी है, मियाँ प्रेम सिंह इसका राइट आंसर है। और यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं, इन्हें आप जरूर देख लीजिएगा। सावरी ग्रंथ ठाकुर सूरबीर सिंह, गढ़वाल राज्यवंशावली देवराज ने लिखी थी। बाकी दोस्तों जो कंफ्यूज आपको कर सकते हैं वो करेंगे आपको, एक करेगा आपको फतेह शाह कर्ण ग्रंथ जटाशंकर ने। फतेह शाह, यहाँ पर आप देखोगे फतेह प्रकाश या फतेह शाह प्रकाश, ये रतन कवि ने लिखा था, जिन्हें क्षेमराज भी कहते हैं। वृत्त कौमुदी मतीराम ने लिखा था। विचित्र नाटक गुरु गोविंद सिंह ने। मेहमायर्स ऑफ देहरादून जी.आर. विलियम्स ने लिखा था। तो यहाँ पर दोस्तों ये सभी रचना है। गढ़वाल की दिवंगत विभूतियाँ बहुत बार पूछी जा चुकी है। भक्त दर्शन इसका राइट आंसर है। और यहाँ पर 56, 57 का आंसर दोस्तों पहले ही लग गया है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पूछा है कि टिहरी रियासत में राज्य प्रतिनिधि सभा की स्थापना। तो देखिए दोस्तों यहाँ क्वेश्चन तो सरल है, ऑप्शन नंबर सी है, यानी नरेंद्र शाह इसका बिल्कुल सही है। और यहाँ पर आप देखोगे जो फैक्ट आपको अब ध्यान रखने हैं वो यह है, इन्हें आपके लिए जूम कर लेता हूँ, इसे आपको याद करना है। देखिए अक्टूबर 1919 को नरेंद्र शाह गद्दी पर बैठते हैं। 1920 में कृषि बैंक की स्थापना करते हैं नरेंद्र शाह अपने कार्यकाल में। कृषि बैंक पहले भी हो जाता है। फिर देखिए यहाँ पर कि 1920 में उच्च शिक्षा हेतु छात्रवृत्ति। 1942 में नेपालिया द्वारा, जो रानी नेपालिया थी उनके द्वारा कन्या पाठशाला की स्थापना की जाती है इन्हीं के कार्यकाल में। 1923 में टिहरी सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना। और 1923 में ही प्रतिनिधि सभा का गठन, जो यूकेएसएससी ने आपको प्रश्न पूछा है। और 1925 में राजधानी का स्थानांतरण करते हैं नरेंद्र नगर में। तो यहाँ पर यह था। पृथ्वी के 2 अक्षांशों की दूरी की बात करते हैं। तो देखिए दोस्तों 2 अक्षांशों के बीच की दूरी वैसे 111 है, एनसीईआरटी में भी यही मिलेगा। थोड़ा सा कहीं पर 1 पॉइंट समथिंग कुछ है, लेकिन आयोग ने इसका आंसर उपयुक्त डी माना था, क्योंकि आयोग ने इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी माना था। वैसे 111 इसका सही है। बाकी दोस्तों यहाँ पर आयोग के ने यहाँ पर पता नहीं क्या सोचा था। क्वेश्चन नंबर 58 है। देखिए यहाँ पे पूछा है कि यहाँ पर देखिए दोस्तों रीजनिंग वाला है और इसको सोल्व कैसे किया गया है वो आपको बताता हूँ। देखिए दोस्तों यहाँ पर जो सोल्व किया गया है, इसका कर्म यहाँ पर यह है कि पहले पी क्यू, फिर पी क्यू, और उसके बाद यहाँ पर एक डैश है, फिर पी क्यू, फिर यहाँ पर आपको 2 का गैप मिलेगा और फिर पी क्यू, फिर 3 का गैप मिलेगा और फिर पी क्यू, और फिर यहाँ पे 4 का गैप मिलेगा और फिर पी क्यू। ऐसी हिसाब से दोस्तों यहाँ पर ये कर्म है। और फिर यहाँ पर अगर आप देखोगे, देखिए पी क्यू, इसके बाद आर यहाँ पे लिख दिया है, और आर के बाद यहाँ पर फिर आर एस। देखिए आर एस, पहले आर, फिर आर एस, फिर यहाँ पे आएगा आर एस टी, आर एस, फिर आर एस टी, फिर यहाँ पर आएगा चौथे नंबर पर आर एस टी यू, आर एस टी यू, और फिर ऐसे ही दोस्तों यहाँ पर कर्म है आर एस टी यू भी। तो ऐसा ही दोस्तों इसका कर्म है और ऐसे ही इसका सोल्व होगा, और ऐसे ही में आपका जो राइट आंसर आएगा वो ऑप्शन नंबर सी आएगा। ऐसे ही इसका कर्म लगेगा। एक बार इसे आराम से कर लेना, सोच समझ कर कर लेना, यही इसका कर्म है। क्वेश्चन नंबर 59 है। यहाँ पे केदारनाथ के रावल मुख्य पुजारी संबंधित होते हैं। केदारनाथ के रावल, देखिए केदारनाथ के जो रावल होते हैं वो मैसूर के जंगम संप्रदाय से होते हैं। और यहीं पर बात करें, अगर हम बात करते हैं बद्रीनाथ के, तो वो केरल के नंबूदरी होते हैं।
तो यहाँ पर आप देखोगे केदारनाथ की बात करें कत्यूरी शैली में है, हाइट यहाँ पर 3584 मीटर की ऊंचाई पर यह मंदिर आपको मिलेगा। बाकी अन्नकूट भद्दू उत्सव यहाँ पर होता है। कपाट बंद भैया दूज के उत्सव में होते हैं, अभी जो भैया दूज था 2-3 दिन पहले निकल परसों तभी इसके बंद हुए हैं। और बाकी दोस्तों यहाँ पर आप देखोगे अगर बद्रीनाथ की बात करें तो केरल नंबूदरी। क्वेश्चन 60 है कि गरीबी और अकाल के पुस्तक के लेखक हैं। तो देखिए दोस्तों आपने आंसर देख लिया है, अमर्त्य सेन इसका राइट आंसर है। और 1998 में अर्थशास्त्र का इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर दोस्तों आपको ध्यान रख लेना है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि 1999 में, देखिए 1999 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। बाकी दोस्तों यहाँ पर देखिए कुछ पुस्तकें हैं, इनकी लिस्ट आप यहाँ पे देख लीजिएगा, आने वाले एग्जाम में आपको आ सकती है। और अगर आपको इंग्लिश में आपको पूछा जाए आप देख लीजिए, पॉवर्टी और फेमिनिज्म हो गया, द आर्गुमेंटेड हो गया, द आइडिया ऑफ जस्टिस हो गया, द डेवलपमेंट ऑफ फ्रीडम हो गया, ये सभी अमर्त्य सेन जी की पुस्तकें हैं। क्वेश्चन नंबर 61 और 62, देखिए किस पर्व को वहनसांग ने मोक्ष पर्व कहा था? तो मोक्ष पर्व कहा था कुंभ पर्व को। और कुंभ पर्व से ध्यान रख लेना, देखिए कुंभ पर्व से आप ध्यान रख लेना यहाँ पर कि 7 दिसंबर 2017 को यूनेस्को में शामिल किया गया था। यह प्रश्न भी यूकेएसएससी ने ग्राम विकास अधिकारी या फिर कनिष्ठ सहायक में पूछा है। और यूनेस्को के जो फैक्ट हैं, 16 नवंबर 1945 को स्थापना होती है, हेडक्वार्टर पेरिस में है, मेंबर देश 193 है, आंद्रे अजोले इसके प्रमुख है और लंदन में इसकी स्थापना होती है, हेडक्वार्टर में वर्तमान में इसका पेरिस है इसका। क्वेश्चन नंबर 62, हाइपरलिंक को प्रदर्शित करने के लिए, देखिए हाइपरलिंक कैसे इंसर्ट करते हैं ये नहीं पूछा है, प्रदर्शित करने का यहाँ पे पूछा है। तो यहाँ पर आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर डी, Alt+F9। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 63 कि श्री गुरु रामराय को किस राजा ने अपने राज्य में आश्रय दिया था? तो आश्रय जो दिया था वह फतेहपति शाह ने दिया था। किसने दिया था? फतेहपति शाह ने दिया था। और फतेहपति शाह की बात करें तो खुड़बड़ा, राजपुर, चामाशारी, ये 3 ग्राम दान दिए थे, खुड़बड़ा, राजपुर, चामाशारी। और यहीं पर बाकी फैक्ट दोस्तों कुछ और भी हैं कि अष्टकोण की रजत मुद्रा इन्होंने जारी की थी। दुधौली का युद्ध काफ़ी प्रसिद्ध है ज्ञानचंद और फतेह शाह के बीच में। और यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर दोस्तों आप देखोगे कि फतेह शाह के काल में ज्ञानचंद ने बधानगढ़ पर आक्रमण कर वहां से नंदा देवी की स्वर्ण प्रतिमा अल्मोड़ा ले गया था। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 64 है कि विनोबा भावे द्वारा भूदान आंदोलन शुरू किया गया था। तो यह कब किया गया था? 64 का राइट आंसर। तो देखिए 64 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे मिलेगा डी, 1951 में कराया गया था। और विनोबा भावे से आंसर ध्यान रखना कि 1958 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया था, प्रथम भारतीय आपको मिलेंगे, पहले व्यक्ति आपको मिलेंगे। और 1983 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, रेमन मैग्सेसे 1958 में। विजयनगर साम्राज्य की प्रसिद्ध नहर थी, विजयनगर साम्राज्य की प्रसिद्ध नहर। तो देखिए विजयनगर साम्राज्य की जो प्रसिद्ध नहर थी उसका नाम था ऑप्शन नंबर बी, हिरिया नहर। और यहाँ पर आप ध्यान रख लेना कि जो यहाँ पर आप देखोगे कि विजयनगर साम्राज्य में यहाँ पर अगर बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर आने वाले प्रमुख यात्री हैं, यानी विजयनगर में आने वाले प्रमुख यात्रियों की लिस्ट है। निकोलस कॉन्टी पूछा जा चुका है देवराय प्रथम के काल में। अब्दुल रजा की बात करें जो ईरान का था देवराय द्वितीय के काल में। निकोलस कॉन्टी कहाँ का था ऐसा पूछा गया था, वो इटली का था। और यहाँ पर बारबोसा की बात करें तो कृष्णदेव राय के दरबार में आया था। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 66, सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग, जी हाँ दोस्तों 72A आपको मिलेगा। और यहाँ पर ही आपको मिलेगा जो देहरादून और छुटमलपुर के बीच में आपको जो रास्ता है वहाँ पर आपको मिलेगा। सुरमा किस पर आधारित फिल्म थी? तो सुरमा जो आधारित थी वह थी ऑप्शन नंबर जो आपको यहाँ पे सी दिखाई दे रहा है दोस्तों, ध्यान रख लेना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और यह है संदीप सिंह। तो यहाँ पर दोस्तों यह था। अगला क्वेश्चन है 68 और 59 यानी 69। और पूछा है यहाँ पर कि किले हैं, कौन से किले अल्मोड़ा से चंद शासकों से संबंधित नहीं थे? तो अल्मोड़ा के चंद शासकों से संबंधित नहीं थे, तो वह कौन सा नहीं था? तो यह था दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी सभी थे, यानी उपयुक्त सभी अल्मोड़ा से संबंधित थे और चंद राजाओं से संबंधित थे। गढ़वाल मोटर्स यूनिवर्स लिमिटेड की स्थापना 1941 में हुई थी, तो यह हुई थी ऑप्शन नंबर, जी हाँ ऑप्शन नंबर सी, कोटद्वार में इसकी स्थापना होती है। और यहाँ पर देखना अगर आपको पूछा जाए आने वाले एग्जाम में, जो हिल मोटर्स से ट्रांसपोर्ट कंपनी है 1920 में स्थापना, कुमाऊं मोटर सर्विस की स्थापना 1921 में होती है, कुमाऊं मोटर्स ऑनर्स यूनियन की बात करते हैं, KMU की बात करते हैं 1939 में। और यहाँ पर आप देखोगे गढ़वाल मोटर्स लिमिटेड की बात करेंगे तो 1941 में। बाकी कुमाऊं के अगर हेडक्वार्टर की बात करें तो यह आपको कहाँ पे मिलेगा? काठगोदाम नैनीताल में। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर है अगला देखिए 70 की बात करें। देखिए दोस्तों यहाँ पर आयोग ने इसके 2 आंसर माने हैं। आयोग ने 2 आंसर किस हिसाब से माने हैं थोड़ा समझ से परे हैं, लेकिन इसका जो आंसर 2 माने हैं वह माने हो ऑप्शन नंबर ए यानी 17 और ऑप्शन नंबर आप यहाँ पे देखोगे 13। तो देखिए दोस्तों ये कैसे हो सकता है, यहाँ पर आप देखोगे जरा बताइए कैसे यहाँ पर हो सकता है। तो यहाँ पर इन्होंने ऐसा किया है कि 10 + 7
10 प्लस 7 यानी 17 प्लस 7 बराबर 24। तो यहाँ पर इस प्रकार से यहाँ पर ऐसा ये कर्म आया है, यानी नीचे की ओर ऐसा कर्म आया है। और इधर की ओर अगर कर्म की बात करें 3 प्लस 7 प्लस 7 यानी 7 जो बीच वाला है 2 बार जुड़ेगा, 7 7 14, 14 3 14, 15 16 17, तो यानी 17। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो रहा है, लेकिन आयोग ने एक 13 भी माना है। 13 किस हिसाब से है पता नहीं। क्वेश्चन नंबर 71 है कि कौन सा दर्रा उत्तरकाशी और तिब्बत को जोड़ता है। तो यह जो जोड़ता है, यह जोड़ता है ऑप्शन नंबर, जी हाँ दोस्तों, यह जोड़ता है ऑप्शन नंबर बी, मुलिंगला दर्रा। और यहाँ पर आप देखोगे ये हैं उत्तरकाशी के दर्रे। श्रृंगकट बरासू दर्रे की बात करें तो हिमाचल प्रदेश और उत्तरकाशी के बीच में, थांगला, मुलिंगला, लेलंगला, सांगचोकला उत्तरकाशी और तिब्बत के बीच में, कालिंदी की बात करें उत्तरकाशी चमोली के बीच में, ओडेनकोल दर्रा की बात करें तो ये आपको कहाँ पर मिलेगा, ये आपको मिलेगा टिहरी और यानी भिलंगना घाटी में आपको ये मिलेगा, टिहरी और उत्तरकाशी के बीच में। क्वेश्चन नंबर 72-73 देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत के साथ व्यापार कंपनी का एकाधिकार पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया है। अब पूर्ण रूप से बात की गई है तो एक चीज ध्यान रखना, पूर्ण रूप से जो समाप्त किया गया है वो ऑप्शन सी है। पहले जो समाप्त किया गया था वो 1813 के चार्टर एक्ट के तहत किया गया था। लेकिन दोस्तों यहाँ पर बात यह है कि 1813 का चार्टर एक्ट था, इसमें पूर्ण रूप से नहीं किया गया था। चीन का व्यापार, चीन के साथ व्यापार और चाय का व्यापार रख दिया गया था और बाकी सभी समाप्त कर दिया था। सरहिंद नहर सतलज नदी पर है। और बाकी दोस्तों यहाँ पर इन फैक्ट को आप देख लीजिएगा, ये हमने आपको परसों की क्लास में करवाया था, आपको ध्यान होगा। किस चार्टर्ड एक्ट के तहत कंपनी के सभी व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिए गए थे, यही प्रश्न था। 1833 का चार्टर एक्ट, बेवल योजना 1945 में आती है। शिक्षा के लिए 1 लाख दिया गया था, ये 1813 के तहत दिया गया था। और यहीं पर कंपनी का व्यापार का एकाधिकार समाप्त किया गया था, चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर। शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए इसी एक्ट के तहत। और यहाँ पर अध्यादेश की शक्ति की बात करें तो 1861, काफी इंपॉर्टेंट है, बार बार आते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 और 75 देखिए, पंचायतों के प्रावधान अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम लागू हुआ है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर लागू तो 1993 में हो जाता है, लेकिन जो अनुसूचित क्षेत्रों की बात की गई है ये 1996 में होता है। ऑप्शन नंबर बी 1996 में। और पंचायती राज से संबंधित ध्यान रख लेना, यहाँ पे जूम कर लेता हूँ आपके लिए दोनों। देखिए दोस्तों यहाँ पर ऐसे प्रश्न बार बार बनते हैं। पंचायती राज व्यवस्था पूरे देश में 24 अप्रैल 1993 से लागू होती है। 73वां संविधान संशोधन 1972 था। और पंचायती राज से संबंधित कुछ अनुच्छेद है यहाँ पर जो बार बार पूछे जाते हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 243 के राज्य निर्वाचन आयोग, 243 आई वित्त आयोग। और यहाँ पर आपकी बात करें, जैसे डी की बात करेंगे तो आरक्षण, और यहीं ई की बात करें तो कार्यकाल। क्वेश्चन यहाँ पर है 75वां की कौन सी नदी गर्म जल का स्रोत है। तो गर्म जल का स्रोत है ऑप्शन नंबर डी यानी यमुना है। और बाकी दोस्तों यहाँ पे आप देख लीजिएगा, गंगोत्री, यमुनोत्री, आप यहाँ पे सॉरी यहाँ पे देखोगे गंगनानी, गौरीकुंड, गंगनानी, यमुनोत्री और तपोवन, ये सभी यहाँ पर क्या है, गर्म कुंड के स्रोत है। OSS का पूर्ण रूप क्या है, OSS का पूर्ण रूप। तो देखिए इसका राइट आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर ए, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। और 77 है कि बीज बचाओ आंदोलन की बात करें तो विजय जरदारी हैं। और 78 की बात करें तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यह आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर ए। थोड़ा यहाँ पे जरा कंफ्यूज हो सकता है, लेकिन ऑप्शन नंबर ए आयोग ने माना है, 14 और 15 वाला। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 79 और 80 है कि भारत ने सर्वप्रथम के पश्चात के स्वतंत्रता के पश्चात हैदराबाद रेजिमेंट का परिवर्तित कर दिया था। हैदराबाद को परिवर्तित कर दिया था, जो हैदराबाद रेजिमेंट थी उसका नाम क्या था, कुमाऊं रेजिमेंट। और कुमाऊं रेजिमेंट से आप ध्यान रख लेना, यहाँ पर हमने आपको जो 5000 जो 3000 वाली सीरीज है वहाँ पे आपको बताया है कि देखिए यहाँ पर कि 1961 में जैसे यहाँ पे कुछ है कुमाऊं रेजिमेंट से कि कॉलर प्रदान किया गया था, कॉलर अवार्ड कुमाऊं रेजिमेंट को। स्थापना होती है 27 अक्टूबर 1945 को। आगरा से रानीखेत मुख्यालय मई 1948 में। 1988 में डाक टिकट जारी होता है। अब है दोस्तों यहाँ पर है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान यानी इसरो की बात की गई है। यहाँ पर पूछा है कि द्वारा जो सैटेलाइट है 22 मई 2019 को पृथ्वी की कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया गया था। तो कौन सा यहाँ पे स्थापित किया गया था, तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे जो ऑप्शन ए है ना, RI, यहाँ पे देखिए RIS-2B, रीसेट यहाँ पे इसका नाम था, 2B यहाँ पे नाम था, ये इसका सही है। देखिए दोस्तों इसरो के कुछ मिशन है, इसरो की वेबसाइट से आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम के लिए। मुझे मालूम है काफ़ी टफ लेवल का प्रश्न है, लेकिन थोड़ा अगर डीप लेवल के प्रश्न बनते हैं तो ऐसे ही बनते हैं। देखिए आपके लिए जूम कर लेता हूं, शायद आपको ना दिखे। देखिए अभी लेटेस्ट वाला है जो अभी हाल ही में हुआ था 23 अक्टूबर को,
LVMP3 लॉन्ग वेचल मार्क 3 है, जो पहले था GSLV, उसी का ये रूप है मार्क 3 वाला। वन वेव यहाँ पर जो सैटेलाइट थी इसे लॉन्च किया गया था। और यहाँ पर आप देखोगे LVM3M2 से इसे लॉन्च किया गया था। वन वेव यहाँ पर कंपनी थी। बाकी दोस्तों यहाँ पर और भी हैं, इन सभी की लिस्ट आप यहाँ पे देखना, बार बार एग्जाम में आते हैं। स्पेशली देखिए, स्पेशल जो सबसे इंपॉर्टेंट है वह चंद्रयान 2 है। और रीसेट वाला ये जो यहाँ पर है ना, रीसेट 2B 22 मई वाला, तो यह यूकेएसएससी ने आपको पूछा है। जो यहाँ पे प्रश्न था PSLV C746 से लॉन्च किया गया था, 22 मई को लॉन्च किया गया था। और यहाँ पर आप देखोगे रीसेट 2B इसका पूरा नाम था। चंद्रयान का आप जरूर ध्यान रखिए, यानी यहाँ पर जितने भी हैं 74 तक, 86 से लेकर 74 तक, इनका क्रम जरूर याद कीजिएगा। इनके लॉन्ग जो विचल है वो भी जरूर याद कीजिएगा, और सैटेलाइट का नाम भी जरूर याद कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 81 है और 82 है, 36 रकम 32 कलम। तो देखिए यहाँ पर इसका आंसर मिलेगा चंद्र शासनकाल से। यहाँ पे इनके वो थे, राजस्व कर थे। नहरकटिया पेट्रोलियम असम में आपको ये मिलेगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 83 और 84 की भारत का सक्रिय ज्वालामुखी। तो देखिए सक्रिय ज्वालामुखी भारत में एक है और मात्र बैरन आइसलैंड में है, जो आपको अंडमान निकोबार के आसपास मिलेगा। तो बैरन आइसलैंड यहाँ पे सही है, आइलैंड ही है। और यहाँ पे पूछा है 84 के अक्टूबर 2007 में जून 2009 तक उत्तराखंड राज्य के राज्यपाल कौन थे। देखिए कार्यकाल देखिए दोस्तों कितना डीप पूछा है कि यहाँ पे जो राज्यपाल है उनका कार्यकाल भी आपको मालूम होना चाहिए। तो यहाँ पर 2007 से 2009 के बीच में जो राज्यपाल थे, इनका नाम था बनवारी लाल पुरोहित। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी होगा। और पूरी लिस्ट यहाँ पर ये है, इनकी लिस्ट आप देखिए 2000 से लेकर 2003 तक बरनाला जी थे, फिर अग्रवाल दूसरे नंबर के, बनवारी लाल तीसरे नंबर के 2007 से 2009 तक, मार्केट अल्वा चौथे नंबर के, अजीज कुरैशी यानी 5वें नंबर के, और यहाँ पर गुरमीत सिंह की बात करें 15 सितंबर 2021 से। 85-86 देखिए कि लोक, यहाँ पर आपको पूछा है कि लोक कल्याणकारी राज्य का आदर्श। तो यह तो लोक कल्याणकारी राज्य का जो आदर्श लिया गया है, यह तो नीति निर्देशक तत्व से लिया गया है। और नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से लिए गए हैं, आयरलैंड से लिए गए हैं। और आयरलैंड से ही 12 सदस्यों को मनोनीत करने के जो व्यवधान है ना, जो राष्ट्रपति द्वारा, वह भी आयरलैंड से लिए गए हैं। नैनीताल जनपद को 2 जनपदों में कब विभक्त किया गया था? तो देखिए दोस्तों, नैनीताल जनपद, तो सबसे पहले तो यह समझना जरूरी है कि नैनीताल से अलग कौन हुआ था। नैनीताल से अलग हुआ था उधम सिंह नगर। और उधम सिंह नगर की बात करें तो 1995 में ये हुआ था। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक पूरी लिस्ट है उत्तराखंड के जो सभी जिले हैं, इनका स्थापना क्रम है और सभी का आपको ध्यान रखना है। उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ 24 फरवरी 1960, 24 फरवरी 1960, 24 फरवरी 1960। फिर यहाँ पर आप देखोगे रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और चंपावत। तो इनका दोस्तों कर्म यहाँ पर यही है। और बाकी सबसे इंपॉर्टेंट आप यहाँ पे देखोगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो पूछा गया था, ये पूछा गया था उधम सिंह नगर वाला, जो 20 सितंबर 1995 को था। 20 सितंबर 1995 को था। बस दोस्तों इसे ध्यान रख लीजिएगा। बाकी टिहरी नगर की स्थापना 28 दिसंबर 1815 को होती है, यह प्रश्न भी पूछा गया है। प्रतापनगर 1877 को, कीर्तिनगर 1894 को, नरेंद्र नगर की स्थापना 1921 में होती है, 25 में राजधानी परिवर्तित होती है। और बाकी दोस्तों काशीपुर की 1639 काशीनाथ द्वारा। एक प्रश्न बार बार आता है, क्वेश्चन नंबर 27 है। और देखिए यहाँ पर पूछा है कि 1 जनवरी 2001 को सोमवार था, तो 31 दिसंबर 2001 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? तो देखिए दोस्तों, इन्हें सोल्व करने का जो तरीका है आप ऐसे लिख सकते हैं, जैसे जनवरी हो गया, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पर इनका ये क्रम लिख लिया है और यहीं पर इसको हमने 7 से डिवाइड देना है। अब कितने कितने दिन है वो यहाँ पर देखिए जनवरी की बात करें तो जनवरी 1 दिन ये हो चुका है, तो अब 31 महीना जाता है, तो कितने दिन बचे शेष? 30 दिन का शेष बचा है। फरवरी की बात करें तो फरवरी 28 होता है। मार्च की बात करें तो मार्च 31 होता है। अप्रैल की बात करें, अप्रैल 30 जाता है। मई की बात करें तो मई 31। जून की बात करें तो जून भी यहाँ पर जाएगा 30। जुलाई की बात करें जुलाई 31। अगस्त की बात करें अगस्त 31। अक्टूबर की बात करें अगस्त यानी सितंबर की बात करें सितंबर 30। अक्टूबर की बात करें अक्टूबर 31। नवंबर की बात करें तो नवंबर का महीना जाएगा 30। और दिसंबर यहाँ पर क्या है? 31 दिन। तो देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पर ये करना है, इन सभी को जोड़ना है और सभी को जोड़ने के बाद 7 से डिवाइड कर देना है। और डिवाइड करने के बाद आपका नंबर जो भी आएगा वही उतने नंबर आपको इसमें आगे जोड़ देना है।
जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर करते हैं सोल्व। देखिए 7 को डिवाइड करते हैं अगर 30 से, तो शेषफल यहाँ पे बचता है 2, ठीक है। 28 के करते हैं तो 28 में कोई भी नहीं बचेगा, यानी 0 शेषफल। 31 की बात करें तो यहाँ पर लिख लेता हूँ, जैसे यहाँ पे लिख लिया मैंने। देखिए 2 हो गया प्लस, देखिए 28 में बचेगा, यानी 28 को डिवाइड करेंगे तो 0 बचेगा। 31 में अगर 7 से डिवाइड करते हैं तो 3 शेष बचेगा। फिर यहाँ पे देखिए 30 की बात करेंगे, 30 में 2 बचेगा, जोड़ते जाइए यहाँ पे। 31 की बात करें, 31 में 3, 30 में 2, 31 में 3, 31 में 3, 30 में 2, 31 में 3, 30 में 2 और 31 में 3। इन सभी नंबर को जोड़ दीजिए। देखिए यहाँ तक देखिए कि 2 3 2 5 2 7 ये हो गया। 7 और 3, देखिए 7 और 3 10, 10 और 2 12, 12 3 15, 15 3 18, 18 2 20, 20 और 3 23, 20 और 3 23, 23 और 2 25 और 25 और 3 28। तो टोटल यहाँ पर हो गया है 28, और 28 को अगर आप 7 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 0 शेष बचेगा। और इसका मतलब ये है कि आप इसमें क्या जोड़ोगे, 0 नंबर जोड़ोगे। तो जो दिन यहाँ पर सोमवार था, सोमवार में अगर आप 0 जोड़ोगे यानी कुछ नहीं जोड़ोगे, इसका मतलब सेम दिन आएगा। तो यहाँ पर इसका आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सोमवार। तो देखिए दोस्तों, आप समझ चुके होंगे, आपको ऐसा ही लिखना है, जो दिन चला गया है उसके बाद कितने दिन शेष बचे हैं वो आपको लिखने हैं, और सभी दिनों को जोड़कर उसे 7 से डिवाइड दे देना है। ऐसे में आपका आंसर आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 88 है कि उत्तराखंड के किस जनपद में सर्वाधिक ग्राम पंचायतें हैं। तो यह तो पौड़ी गढ़वाल में है, और चीन के तटवर्ती क्षेत्रों में प्रभावित करने वाला जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, यह कौन सा है। तो चीन की बात करें तो चीन में जो आता है वो टाइफून आता है। देखिए दोस्तों, हमने आपको जो पेपर सोल्व करवाया था, यहाँ पर ये सीओपो वाला पेपर था, तो वहाँ पर एक चीज़ बताई थी, उत्तरी अटलांटिक महासागर में आने वाले चक्रवातों को कहा जाता है। देखिए यहाँ पर आप समझिए, इस फिगर को ऊपर को मत देखिए, आप केवल यहाँ पे देखिए, जो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 26 वाला है। देखिए उत्तरी अटलांटिक महासागर में आने वाला जो चक्रवात है उसे कहते हैं हरिकेन। क्या कहते हैं, हरिकेन कहते हैं। और जो ये टॉर्नेडो है ना, टोर्नेडो जो आता है ये आता है एचएम, यानी जो हिंद महासागर वाला क्षेत्र है वहां पर टोर्नेडो आता है। टाइफून कहां पर आता है, देखिए टाइफून आपको जो देखने को मिलेगा ये आपको दिखेगा, चीन हो गया, यहाँ पे जापान हो गया, ताइवान हो गया, यानी ये वाला जो क्षेत्र है चीन जापान ताइवान वाला जो क्षेत्र है इधर की ओर, वहां पर टाइफून आता है। और बाकी दोस्तों जो हरिकेन है ना, हरिकेन भी पूछा जाता है, हरिकेन कहां पे आता है, ये हो गया उत्तरी अमेरिका, ये हो गया दक्षिण अमेरिका, इसके बीच में जो यहाँ पर उत्तरी, जो यहाँ पर आपको सागर दिखाई दे रहा है उत्तरी अटलांटिक सागर, वहां पर क्या आता है, हरिकेन आता है। तो बस दोस्तों इन्हें जरूर ध्यान रख लीजिएगा, एक प्रश्न बार बार आता है। क्वेश्चन नंबर 90 और 91, उबलता हुआ ताल कौन सा है। तो फाजकंडी बया ताल है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 91, 4 अक्षरों के संयोजन से बना हुआ एक शब्द ट्रे का प्रयोग हुआ है। देखिए दोस्तों, सभी विकल्प यहाँ पे गलत है, आयोग ने इसे डिलीट कर दिया था। और यहाँ पर ये कैसे सोल्व होगा, देखिए दोस्तों, अगर आप यहाँ पे देखोगे टी की बात करें, देखिए TRAY, यानी यहाँ पर ट्रे का यहाँ पर ये है। और जब यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसे क्या करते हैं, यहाँ पर लिखा है कि जल प्रतिबिंब, तो जल प्रतिबिंब ऐसे में उल्टा होता है, यानी उल्टा होता है। तो यानी इसका यहाँ पर टी का ऐसा बनेगा, आर की बात करें तो आर का ऐसा बनेगा, ए की बात करें तो ए का ऐसा बनेगा, और ऐसा आपको यहाँ पर कहीं भी नहीं दिखेगा। देखो आप यहाँ पे देखो, यहाँ पर टी है, ये वाला हो सकता था, लेकिन यहाँ पे क्या कर दिया इन्होंने, आर थोड़ा अपोजिट कर दिया है, तो यहाँ पर सभी डिलीट है, इसलिए यहाँ पर ऐसा हुआ है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे है 92 कि सूचना प्रौद्योगिकी जैव प्रौद्योगिकी यानी ITBT पार्क स्थापित किया गया है। तो यह कहाँ पर किया गया है, तो यह किया गया है ऑप्शन नंबर बी, पंतनगर में। 93 पूछा है कि गोवर्धन जो योजना है इसका पूरा नाम क्या था, 2018-19 में आई थी, और इसका नाम था गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज, ऑप्शन नंबर ए। यह राइट आंसर है दोस्तों। फुल फॉर्म ध्यान रख लीजिएगा, ग्लोबल ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज, गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज। क्वेश्चन नंबर 94 और 95, देखिए टिहरी गढ़वाल में नवनिर्मित डोबरा चांठी पुल की लंबाई, तो इसकी लंबाई कितनी है, इसका राइट आंसर देखिए दोस्तों, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। यहां पर आप देखिए, और यहां पर आप देखोगे, शायद आपके लिए जूम कर लेता हूं क्लियर ना दिखे, तो देखिए यहां पर आप देखोगे, देखिए 725 इसकी कुल लंबाई है, यानी सेतु की कुल लंबाई 725 मीटर है। 295.92 करोड़, यानी लगभग 296 करोड़ इसका कुल बजट था। दाया यहाँ पर आप देखोगे सेतु की जो मुख्य लंबाई है 440 मीटर है, और उद्घाटन आप देखोगे यह 8 नवंबर 2020 को, 8 नवंबर 2020 को यहाँ पर इसका उद्घाटन हुआ था।
चटगांव कांड में शहीद महिला कौन सी थी? तो चटगांव में जो शहीद महिला थी वो थी सुनीति चौधरी। और बीना दास काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में जो अंग्रेजी कप्तान यहाँ पर था और बंगाली गवर्नर था उस पर यहाँ पर गोली चलाई थी, प्रयास किया था लेकिन असफल हो गया था। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे है 96 और यहाँ पर देखिए दोनों का आंसर आपको मिल गया है पहले ही। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर ये प्रश्न बिल्कुल समझ से परे है। आयोग ने ये प्रश्न ऐसा क्यों माना है कि विकल्पों में से भिन्न विकल्प कौन सा है? विकल्प भिन्न होगा तो एक ही होगा ना, तो आयोग ने इसमें से 3 जो पहले के हैं इन तीनों को सही माना है। तो कैसे ये हो सकता है, समझ से परे है दोस्तों। अगर आप यहाँ पे बता सकते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 96 का। क्वेश्चन नंबर 97 की द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित होने वाली उत्तराखंड की प्रथम महिला हंसा मनराल है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 98 और 99, गढ़वाल राइफल ने अपनी स्थापना के 125 वर्ष। तो देखिए दोस्तों गढ़वाल राइफल की स्थापना कब हुई थी आप सभी जानते हैं, और यहाँ पर इसके जो पूरे होते हैं ये 2012 में होते हैं। और यहीं पर है 99 के दक्षिण भारत का एक शानदार व ऐतिहासिक केंद्र हम्पी, तो ये विजयनगर आपको मिलेगा। और लास्ट यहाँ पर आप देख लीजिए ये है क्वेश्चन नंबर 100 और इसका राइट आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर ये थे क्वेश्चन नंबर 100, टोटल क्वेश्चन ये है, इनकी लंबाई का क्रम ये है। और सबसे कम यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे देखो यमुना हो गया, टोंस हो गया, कोशी हो गया, अलकनंदा हो गया, भागीरथी हो गया। तो यहाँ पर टोटल 100 क्वेश्चन थे जो ग्राम विकास अधिकारी में पूछा गया था। और आने वाले एग्जाम में आपको यहाँ से बहुत सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे, कम से कम 3, 4 या 5 प्रश्न आपको डायरेक्ट इस यानी जो पार्ट है यहाँ से आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों इतना ही है, मिलते हैं फिर आपको नई वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि। तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा।